हेलो स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हमारी सेकंड और इसका फर्स्ट वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा पीछे का मैं लिख दूंगा यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूले। टॉपिक हमने पढ़े इसमें स्टार्ट करंट से इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ को समझा हमने, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके बाद हमने एक टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं वायर के अंदर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस तरह से थे वो। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा सबसे पहले। उस इलेक्ट्रिक करंट में हम बात करें इंस्टेंटेनियस करंट की, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट आई क्या लिखा स्टूडेंट्स हमने, डी क्यू बाई डी टी से, ठीक है। और पूरा अगर आपको एक एवरेज करंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो इन वायर और अपॉन में टाइम करके मैथमेटिकली शो कर सकते हैं। ऐसा है जिसके लिए एम्पियर होगी थी। इसके बाद हमने यहाँ पर एक टर्म ईएमएफ को भी डिफाइन किया था, समझा भी था। मैथमेटिकली ईएमएफ को जो हम लिख रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म से ही लिखा गया है। और स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। और एक टेस्ट चार्ज के लिए जो वर्क डन निकाला जाता है उसको हम वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। और टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क निकाला जाता है वो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्लोज पाथ के लिए होता था, तो इस तरह से हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और व्हेन सर्किट इज ओपन, ये नहीं भूलना है, ओपन सर्किट के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ईएमएफ और हमने पढ़ा था कि जैसे ही आप वायर में, ये हमारे पास एक वायर हो गई, कॉपर वायर ही लेता हूं मैं इसको। तो उस कॉपर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स पॉजिटिव, लेकिन एक वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी होती है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी से हमने लिखा था और फॉर्मूला आ गया था इसका वीडी का, ई ई टॉर्क अपॉन में एम। या मैंने बताया था आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ई टॉर्क अपॉन में 2m। वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अजम्पशंस होती हैं। जैसे कि यहां हमने अज्यूम की थी कि हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटी गेन करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और फिर हम उन सबकी एवरेज निकालते हैं तो ये आता है। जबकि इस फॉर्मूले में क्या मान लिया गया था कि सभी जो है एक ही वेलोसिटी से एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये थोड़ा इसमें अजम्पशन डिफरेंट था। तो ये 2 का जो फैक्टर है, ये 1/2 का जो फैक्टर है, ये और इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। बट आपको बताया मैंने कि बुक में जो आपके लिए हेल्प बुक, जो भी आपको बुक प्रीफर कर रखी है उन सब में यही मिलेगा। तो आप इसी का ही एक्सप्रेशन करके दिखाएंगे, ठीक है, ओके। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स लिखा गया है माइनस ई ई और इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर और अपॉन में है। अच्छा, आप सभी को पता है कि ये जो टाउ का सिंबल दे रखा है ये किसके लिए है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, याद आया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट्स क्या होता था ये रिलैक्सेशन टाइम, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव तो जाके वो दूसरे एटम्स या दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके कोलाइड कर जाता है, तो उसने यहां से यहां तक इतने टाइम में ही वेलोसिटी गेन करी और फिर वेलोसिटी का लॉस कर दिया, तो वो टाइम हम यहाँ लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब अलग अलग वेलोसिटी ली तो वो टाइम भी अलग अलग था, फिर हमने वहां पर भी उसकी एवरेज लिख दी थी। बाकी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ। स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे, तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा वो इससे आगे। चलिए इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जितना हमने पढ़ा है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, करंट को, देखिए यहां से जो हम करंट के लिए भी एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको बोल रहे हैं, तो यहां से इस फॉर्मूले से अगर आप चार्ज निकालें, आई को मैं लिखता हूं Q अपॉन टी से, तो Q इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स I इंटू टी। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया जाएगा करंट और टाइम को लेके, मान लीजिए यही एक ग्राफ दे दिया गया, ठीक है, इस तरीके से कि करंट पहले इंक्रीज हुआ टाइम के साथ साथ, फिर कांस्टेंट हो गया है, ये कुछ वैल्यूज दे दी गई है, टाइम की दे दी है, जैसे मान लीजिए ये 2 सेकंड है, यहाँ पर ये 4 सेकंड है, और ये करंट 0 से स्टार्ट होके ये मैक्सिमम 4 एम्पियर तक जाता है, ये एम्पियर में करंट है। अब पूछा कि इस ग्राफ से बताइए कि चार्ज फ्लो आपका कितना रहा इस पूरे टाइम 4 सेकंड के दौरान। तो वहां से स्टूडेंट्स आप चार्ज जो निकालेंगे वो करंट इनटू टाइम। अब देखिए करंट मैं अगर 2 से 4 सेकंड तक जाता हूँ, 2 से 4 सेकंड तक जाता हूँ, तो थोड़े से टाइम की बात करूं मैं यहाँ, तो एक स्मॉल टाइम मैं यहाँ से अगर dt ले लेता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर करंट हमारा यही है, I है, कांस्टेंट है, तो इसको हमने लिख लिया जैसे P Q R S, ठीक है। तो इस स्मॉल टाइम के लिए आपका चार्ज फ्लो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू करंट इनटू में वो टाइम, स्मॉल चार्ज फ्लो है dq लिख देंगे इसको, तो वो dq कितना हो जाएगा, करंट, ये यहां से यहां तक pq लिख सकते हैं ग्राफ से आप, इसको rs भी लिख सकते हैं, तो pq एंड dt जो है वो कितना है, qs है, pq इंटू में कितना हो गया है, qx, qs, तो लेंथ इनटू ब्रेथ स्टूडेंट्स किसके बराबर, एरिया, तो हम इसको लिखेंगे स्मॉल एरिया ऑफ PQRS, स्मॉल एरिया। और आप ऐसे टोटल करंट निकालेंगे, याद आया आपको, हम जो है वर्क डन भी निकालते थे वेरिएबल फोर्स से, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, हम वर्क डन निकालते थे पीवी डायग्राम से, तो वो एरिया की इक्विवेलेंट आता था, तो यहाँ ये स्मॉल एरिया के बराबर है। अगर आप टोटल चार्ज फ्लो निकालेंगे कंप्लीट 0 to 4 सेकेंड के लिए, तो टोटल चार्ज, तो वो टोटल चार्ज स्टूडेंट्स किसके बराबर आ जाएगा, टोटल एरिया के बराबर। तो इस ग्राफ का जो एरिया कवर्ड है जितना भी, वो हमें क्या दे देगा, टोटल चार्ज। तो इस पॉइंट को भी मार्क कर लेंगे कि इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ से, तो वहां आप निकाल सकते हैं टोटल चार्ज। अब निकाल सकते हैं टोटल चार्ज, तो वो टोटल चार्ज क्या आएगा हमारा, करंट इनटू टाइम, या मैं यहाँ से कहूँ तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, एरिया के इक्विवेलेंट आएगा। अब एरिया निकाल सकते हैं आप, एरिया ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा जैसे रेक्टेंगल हो गए, तो इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या आएगा, टोटल चार्ज। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस 2 हाइट 4 प्लस ये लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालेंगे, 2 है 4 है, तो 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना है स्टूडेंट्स, 4, 2 से 2 कैंसिल, ये आया 4 प्लस 8, आंसर आ गया आपका 12 एम्पियर। तो इस तरह से आप ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल एरिया के बराबर। तो करंट की में आप ये एक टर्म भी ऐड कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसको स्टूडेंट्स। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया है हमारा, करंट हो गया है, तो इन दोनों में ही एक रिलेशन पढ़ लेते हैं, किस किस के बीच में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के लिए हम I यूज कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए VD का यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन और कैसे रिलेशन हुआ आएगा, समझिएगा इसको, ये टॉपिक हमारा। नेक्स्ट, मेरे पास ये वायर हो गई है, जिस वायर में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव, एक फील्ड अप्लाई हो गया है, ई से लिख लेता हूँ, एल जो मान लेता हूँ इसकी लेंथ मान लेता हूँ इस वायर की, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में
ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो एरिया क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया स्टूडेंट्स किससे, एल से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर याद हो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एक वेरी स्मॉल वैल्यू से ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए ये करंट किधर दिखा रहे हैं हम, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स मैं यहाँ ऐसा करता हूं कि मान लीजिए एक स्मॉल टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं वो यहां से यहां तक, इसको मैं डीएल मान लेता हूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं वायर के अंदर, एक स्मॉल लेंथ कवर कर रहे हैं इन स्मॉल टाइम dt, ठीक है। तो यहां से यहां तक कुछ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक मैं यहां इसके लिए लिख लेता हूं, सबसे पहले स्मॉल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और अच्छा खासा ऑर्डर होता है ये, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर वायर की बात करूं तो मैं पर मीटर क्यूब एक अच्छे कंडक्टर के अंदर, तो बहुत सारे कैरियर्स हैं, करंट कैरियर जिनको बोल रहे हैं, ठीक है। तो n जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्मॉल n, इसको हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए हैं मान लीजिए, और ड्रिफ्ट स्पीड से आए हैं, कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो vd, हमने यहाँ पर एवरेज निकाल के एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बता सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो vd वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक टाइम लिया उन्होंने स्मॉल t dt, ये स्मॉल टाइम dt, ये आ गया स्मॉल टाइम, यहां से यहां जो डिस्टेंस कवर किया, कितना कवर किया उन्होंने, dl कवर किया। तो इसमें अगर मैं चार्ज की बात करूं तो dq कितना हो जाएगा हमारा, वो चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए मैं इस n का यूज करता हूं, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उनसे मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वॉल्यूम, ये सॉरी वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यहां से यहां तक की मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसको, n को। तो हमारे पास आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को, तो आ जाएगा टोटल चार्ज। देखिए कैसे, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम पे देखना है उसे मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वॉल्यूम पे देखना है हमें, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, इसकी एरिया, और इनटू में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है dl, ये dl लिख लिया मैंने, ठीक है। आगे n a, और इस dl में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है vd है, टाइम कितना है स्टूडेंट्स यहां से यहां तक के लिए dt, ये क्या आ गया है टोटल जो इसके करंट कैरियर से यहां से यहां तक के लिए जो फ्लो कर रहे हैं dt टाइम के अंदर। अब चार्ज कितना फ्लो हुआ यहां से यहां तक, इनटू में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आ गया वो चार्ज, इसको मैं यहाँ dq से लिख लेता हूँ। अब यहाँ देखें तो dq अपॉन में, ये पता है समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है e, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, ये थे, इनसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने e को, तो क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया है, तो वो dq हमारे पास ये है। अब मैं dt को यहाँ ले आऊं तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, n a v d e, और ये क्या आ गया हमारा dq बाई dt इज इक्वल्स टू i। तो I इज इक्वल्स टू, याद रखेंगे, n e a v d, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, I इज इक्वल्स टू n e a v d, इसमें जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये यहां से हम लिख सकते हैं। आगे इसको अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ये डिपेंडेंट फैक्टर्स लिखना चाहे यहाँ से, तो क्या क्या बन जाएंगे, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला हमने ये भी लिखा है कि ई टॉर्क अपॉन में m, ये भी फॉर्मूला होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ ये रिलेशन है। तो I अपॉन में n e a इज इक्वल्स टू v d,
ये भी एक फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आ गया है करंट की टर्म्स में। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, मैं फर्स्ट टेम्परेचर के साथ देखूं, किसके साथ रिलेशन देखूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, टेम्परेचर के साथ। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, टेम्परेचर अगर मान लीजिए आप इंक्रीज करते हैं, इसी वायर में टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। अब जैसा कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी पढ़ रहे हैं और पता है आपको, अब यहाँ पता चल गया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव से तो वो कोलाइड भी करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम्स के साथ, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए यहाँ तो इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी। तो जो कोलिजन इस तरह से हो रहा था, फ्रीक्वेंटली कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत फास्ट कोलिजन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच के जो टाइम को हम क्या लिख रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ये जो टाउ लिख रखा है। तो सोचिए अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिलैक्सेशन टाइम कम होगा या ज्यादा होगा, भाई जल्दी टकराएंगे, फास्ट टकराएंगे तो ये टाइम क्या होगा, कम होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। आया समझ में, ये पॉइंट आप नोट भी कर लेंगे, याद भी रखेंगे इसको। और यहां अगर मैं देखूं, अगर एक कांस्टेंट करंट की बात करूं, यहां पर अगर मैं लिखूं एट कांस्टेंट करंट, और स्टूडेंट्स कांस्टेंट करंट पता है कब होता है, करंट कब बढ़ता है या कम होता है, जब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कम या ज्यादा किया जाता है। साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो उस वायर का, उस वायर की लेंथ एरिया कांस्टेंट हो, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये सब कंडीशन रखेंगे तो करंट क्या रहेगा वहां पर, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट करंट के लिए अगर करंट कांस्टेंट हो जाता है तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैकेनिकली सोचिए उसको, याद आया आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एरिया एंड वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आगे से पाइप का एरिया कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन वाटर के निकलने की स्पीड क्या होती थी ज्यादा, वही सब यहाँ बन रहा है। देखिए इसको कंपेयर करते चलो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा मैकेनिक्स के साथ। वहां हमने फ्लूइड में जैसे पढ़ा था, फ्लूइड में जो हम पढ़ रहे थे कि फ्लूइड, उस पाइप का अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और उस फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रेशर डिफरेंस की, या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए वायर में किसकी जरूरत होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। और एरिया के जैसे रिलेशन यहाँ भी आ गया है, वहां भी एरिया अगर कम होगा ट्यूब का तो वहां से स्पीड, वेलोसिटी जो है वो वाटर फ्लो की क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से एक रिलेशन बन रहा है। तो समझ में आया टेम्परेचर का और एरिया के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। लेकिन एरिया के साथ जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आप इफेक्ट पड़ेंगे तो करंट को क्या रखा है हमने यहाँ पर, कांस्टेंट, और करंट कांस्टेंट के लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं वो आपने सेम रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन हो गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ये नोट कर लेंगे। हाँ तो समझ में आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। रिलेशन हमारा I इज इक्वल्स टू एन ई ए वन वी डी यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इसी रिलेशन से हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, इसी तरह से मैं हर टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, यूनिट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। फर्स्ट यूनिट चार्ज को रेस्ट पे लेके पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं चार्ज को मोशन में लेके। तो यहाँ इस रिलेशन से स्टूडेंट्स, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई था, E, और लेंथ इसकी L थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है यहाँ, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V से लिखूं तो रिलेशन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू E इंटू L। पढ़ रखा है ये भी आपने पहले रिलेशन। चलिए आगे इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर I N E A, VD की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। अब VD बार बार यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला याद हो जाएगा, E टॉर्क अपॉन में M, ओके। एंड I इज इक्वल्स टू M E इंटू E स्क्वायर A, और यहाँ E टॉर्क अपॉन में M। इस रिलेशन से E की वैल्यू निकालता हूं तो E इज इक्वल्स टू V अपॉन में L आता है।
तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए, और ई में हम रखेंगे V बाई एल, साथ में नीचे m था, और ये आ गया हमारा टॉर्क। ओके, इस I को मैं यहाँ ले आता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा ml एन ई स्क्वायर ए टॉर्क, और ये V अपॉन में I, V अपॉन में I याद आ गया होगा आपको। मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट, अगर लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ऐसी कंडीशन है, और कॉपर वायर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब भी सेम ही मिलेंगे, फ्री कैरियर्स जो होंगे वो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी एवरेज है, एक एवरेज रिलेक्सेशन टाइम वो तो कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरी एक टर्म बन रही है पूरी कांस्टेंट, और यहाँ इस कांस्टेंट में रखा जाता है R। तो फॉर्मूला आ गया हमारा V अपॉन में I इज इक्वल्स टू R एंड V इज इक्वल्स टू IR। इसको कहते थे क्या? ओम्स लॉ। क्या कहते थे इसको? ओम्स लॉ, नहीं ओम्स लॉ। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने, जो ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा है, डिपेंड करता है बाहर का टेम्परेचर कितना है, डिपेंड करता है वायर की लेंथ के साथ, एरिया के साथ तो आपने कोई चेंजमेंट नहीं किया है, तभी तो वो करंट जो है कांस्टेंट फ्लो करेगा उसके अंदर। तो ओम्स लॉ में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर थ्योरी में भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल ये आ ही गया है, आप इसको डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ से भी दिखा सकते हैं। क्या आ गया है ये? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से आप ओम्स लॉ को कैसे ड्राइव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ पर एक सर्किट कंप्लीट करूँ तो उसमें हम सर्किट में क्या क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स हो गया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप एक रियोस्टेट रेजिस्टेंस, याद आया? क्या लगाया आपने? एक रियोस्टेट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या लगाया? वोल्ट मीटर। और करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाया हमने? एमीटर। और ये रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता था, इस पे आप एरो लगा दो, या इस रेजिस्टेंस को आप इस तरह से सर्किट में अरेंज कर दो, तो ये भी रियोस्टेट और आर एच। तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, आर एच है यहाँ पर रियोस्टेट, और इसको हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कह सकते हैं जो पोटेंशियल को भी वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वेरी करता है। मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है तो क्या तरीका है? या तो आप सोर्स को बदलते रहो बार बार, 6 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है 16 वोल्ट, इस तरह से आप अलग अलग सोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके की बजाय हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पर? रियोस्टेट। लैब में ये इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है ओम्स लॉ का, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका 12th क्लास में, तो वहां आप अच्छे से देख पाएंगे, किए भी होंगे आपने 10th क्लास में भी किया होगा ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट, तो वहां से देखा होगा आपने रियोस्टेट। एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे बहुत सारे टर्न्स लिफ्ट होती है वायर की, ठीक है, वही रियोस्टेट यहाँ है जो वोल्टेज को भी, अब कम ज्यादा वोल्टेज, मान लीजिए मेरे पास एक 20 वोल्ट की ये बैटरी आ गई है, तो रियोस्टेट की हेल्प से ही मैं इसको जो है 4 वोल्ट 6 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरह से कन्वर्ट कर लूंगा। और करंट मेजरिंग के लिए हमारे पास क्या लगा हुआ है? एमीटर। तो ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो यही है कि करंट फ्लोइंग इन ए वायर, द करंट flowing in a wire is directly proportional to applied potential difference। उस सर्किट में उस वायर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, तो हम इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि आप पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाएंगे उस पर तभी तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी करंट की, ठीक है। 4 वोल्ट मान लीजिए 2 एम्पियर, और 8 वोल्ट तो यहाँ पर 4 एम्पियर,
तो 12 वोल्ट, तो यहाँ पर 6 एम्पियर, इस तरह से। लेकिन इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन ये जरूर ध्यान में रखनी है। क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? फर्स्ट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए बाहर का, तभी ये आपको अच्छे से मिलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट। ऐसा ना हो कि वायर को खींच दिया है, उसकी लेंथ में चेंज कर दिया है, तो उससे खींचने से एरिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा वहां पर। तो ये दोनों रिक्वायर्ड कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट हो, तब आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से रेशो देखो इनका, तो कैसा रेशो आ रहा है? ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट 4/2 का रेशो मींस V अपॉन I का रेशो 2 आया, जिसको हमने R का। ऐसे यहां अगर सेकंड कंडीशन में देखते हैं 8/4, तो भी ये 2 ही आता है। 12/6 करते हैं तो भी 2 ही आता है। तो V अपॉन में I का रेशो क्या आया? कांस्टेंट। कब? जब टेम्परेचर, मैकेनिकल, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखना है, ये चीजें क्या हो? कांस्टेंट हो। तो V अपॉन में I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जगह स्टूडेंट्स क्या लगाया हमने? R। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR। ये है ओम्स लॉ, और उसकी डिडक्शन आप ग्रिड वेलोसिटी के कांसेप्ट से कर सकते हैं। आया इतना समझ में? पहले भी पढ़ रखा है हमने, तो कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात आएगी नहीं। पढ़े हुए टॉपिक रिपीट हो रहे हैं हमारे, याद रखना है इस लॉ को अच्छे से। क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इजीली हम इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस दे रखा है तो उससे रिलेटेड। और यहाँ सबसे मेन बात, रेजिस्टेंस ग्रुपिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपने कैपेसिटर ग्रुपिंग के क्वेश्चंस करे हैं, तो उनमें ओम्स लॉ का, और वहां हम फॉर्मूला यूज करते थे Q इज इक्वल्स टू CV। यहाँ क्या चलेगा? V इज इक्वल्स टू IR। फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर है, बाकी कंसेप्ट वही है, सीरीज पैरेलल का भी। चलिए उसको देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर R को हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। इस R को हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस से मतलब समझ रहे हैं आप? एयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस है, तो करंट रेजिस्टेंस मींस करंट का क्या करना? अपोज करना, करंट का अपोज। करंट कम होगा, रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? ज्यादा, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस करंट का क्या करता है? अपोज। क्यों होता है किसी वायर में रेजिस्टेंस? तो काज ऑफ रेजिस्टेंस, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, फिर टकरा जाता है और एनर्जी का क्या कर देता है? लॉस कर देता है किसी अदर फॉर्म के अंदर। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या ऑफर्ड हो रहा है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस और ज्यादा होगा। टेम्परेचर रिलेशन, अभी हम रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे कोलाइड कर रहे थे, वो ऐसे फ्रीक्वेंटली फास्ट कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे वहां पर एनर्जी का लॉस और हो रहा है। ये हमारा हो गया यहाँ पर ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में हमने बात कर ली किसकी? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस आल्सो मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ऐसा यूनिट आपको पता ही है, ओम। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट भी कर लेंगे, याद भी है ये आपको सभी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और ओम के लिए सिंबल ये होता है, ऐसा यूनिट इसकी ओम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस पे आगे चलते हैं हम। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ में मैं बात करूं VI ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा आएगा? VI ग्राफ, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, VI, तो ग्राफ आएगा इसका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वैल्यूज जो भी दे रखी होंगी इसमें रख लेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और यहां से इस ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है? अगर मैं यहाँ स्लोप निकालूं इसका, तो ये किसी पॉइंट पे जाके स्लोप निकालता हूं, यहां से यहां तक के लिए जैसे, तो ये एक एंगल थीटा हमारा। अब ये थीटा, अब स्लोप इसका कौन दे रहा है? यहां से tan थीटा निकाल देंगे हम।
टेन थीटा से इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, और वो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूले से ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर हो गया, कितनी वोल्टेज में चेंज किया आपने, डेल्टा वी, और ये यहां से यहां तक कितना उसका करंट चेंज हुआ। तो हम यहाँ पर डेल्टा वी और ये डेल्टा आई जब लिखेंगे, ठीक है, तो क्योंकि स्लोप तो इसका कांस्टेंट ही है, ये चेंज ही तो हुआ है भाई, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये फाइनल वैल्यू ऑफ करंट, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां से ये स्लोप tan थीटा कहीं पे भी आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए तो ये कैसा आएगा, कांस्टेंट, और ऊपर v और i का जो रेशियो है वो हमें क्या देगा, r, तो ये किसके बराबर आएगा, r के बराबर होगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, यहां से स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस ग्राफ से। चलिए मैं यहां पर अगर ये कर दूं कि जो V लाइन, V वाली जो लाइन थी वहां पर मैंने I लिखा और यहां पर V लिख लिया, ठीक है, या चलो इसमें अभी मैं फर्स्ट में ही बात करूं तो ये मेरे पास दो लाइनें हैं, मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, और इन दोनों लाइनों में मैं पूछूं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस RA है, ये रेजिस्टेंस इस लाइन के लिए RB है, ये तो अलग अलग आएगा क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप, हाँ इसका हर पॉइंट पे स्लोप और इसका हर पॉइंट पे स्लोप, इसके हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, इसके हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, लेकिन इन दोनों का तो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कहां से पता चल रहा है, स्लोप से, tan थीटा स्लोप, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो ये RA इज ग्रेटर देन हमारा हो जाएगा RB, क्योंकि RA इस लाइन का, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो ज्यादा है, तो ये रेजिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। तो याद रखो इसको कि V ऊपर V है नीचे I है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। बट अगर ये कर दिया जाए, ठीक है, और फिर से मैं वो दो लाइनें दिखा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस कंडीशन में देखिए ऊपर I है, नीचे V है, ठीक है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बात करूं, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे बात करता हूं वोल्टेज की, तो इस कांस्टेंट, इस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे, यहाँ इस वाले वायर के लिए तो ये करंट है, समझ पा रहे हैं आप, इस वाली वोल्टेज पे, इस वाली लाइन के लिए ये करंट है, तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही करंट, एक ये वैल्यू आ रही है, एक ये वैल्यू आ रही है, तो यहां पर, और वोल्टेज दोनों के लिए V ही है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि फर्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो करंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो जहां करंट ज्यादा है वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये अगर रेजिस्टेंस RA है और ये अगर रेजिस्टेंस RB है, तो अब यहाँ पर RA लेस देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, RB, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ tan थीटा इज इक्वल्स टू R आ रहा था, यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल्स टू R आएगा, नीचे भी आएगा, स्लोप जब निकालेंगे तो cot थीटा, तो उसका उल्टा हो गया, तो मींस वहां वो रेजिस्टेंस ज्यादा था RA, यहाँ पर RA जो है वो लेस मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपने कौन सी क्वांटिटी को किस लाइन पे ले रखा है, I कहाँ पे है, V कहाँ पे है, आया समझ में ये ग्राफ। तो इस ग्राफ के स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस, और लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी VI ग्राफ के लिए, तो ये भी ध्यान में रखना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, तो करते चलो इनको साथ साथ। अब अगर मैं लिखूं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस पे अफेक्ट डालते हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पढ़ा हुआ है आपने पहले भी, लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी उस वायर में रेजिस्टेंस, अगर एरिया कांस्टेंट है, अगर एरिया कांस्टेंट है उस वायर का, अगर उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है वो कांस्टेंट है, तो अगर आप उसकी लेंथ को बढ़ा देते तो वहां करंट कम हो जाता है, तो मींस रेजिस्टेंस बढ़ गया है, लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ये L जो है यहाँ पर
लेंथ के लिए। सेकंड, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के ऑब्जर्व किया गया कि अगर आपके पास एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, तो थिक और बराबर लेंथ ले रखी है आपने, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, लेकिन एक थिन है और एक थिक है, सेम मेटल है, मेटेरियल है, कॉपर की है दोनों वायर। तो क्या देखने को मिलेगा वहां पर स्टूडेंट्स कि जिसका एरिया ज्यादा है, जो थिक वायर है, उसमें रेजिस्टेंस कम मिलेगा, मींस करंट की वैल्यू उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा मिलेगी। तो R जो है हम लिखते हैं यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है वायर के लिए। अभी मैं इन दोनों ही फैक्टर की बात कर लूं, और भी फैक्टर है, नेचर ऑफ मटेरियल है, टेम्परेचर है। तो अगर इन दोनों की बात कर लूं तो इन दोनों को कंबाइन करने से R डायरेक्टली L अपॉन में A, और याद होगा आपको साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रो, रेजिस्टिविटी L बाई A। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ से ये जो रो है यहाँ पर हम बोलते हैं इसको रेजिस्टिविटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, और आल्सो कॉल्ड, इसको हम एक और भी नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड इफ डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वी कैन डिफाइन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या होगी, इफ लेंथ इज यूनिटी एंड एरिया आल्सो यूनिटी, मतलब समझ रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर होगा अगर ओम में बात करें तो। तो अगर ये लेंथ यूनिटी है, एरिया यूनिटी है, तो R इज इक्वल्स टू रो। मींस 1 मीटर वायर लेंथ है इसकी 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर उसका 1 मीटर है, तो वहां उस वायर में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी। ये इसका सिंबल। हम इस सिंबल को डेंसिटी के लिए यूज करते थे, यहाँ किसके लिए यूज कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। फिर से सुनिएगा, 1 मीटर लेंथ हो और 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो वहां जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, उस रेजिस्टेंस को उस मेटेरियल के लिए या उस वायर के लिए हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के, जैसे 10th में भी किए थे, वायर को स्ट्रेच कर देने से। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लूं मैं यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर थी स्टूडेंट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ इसकी L है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद हम और 3D क्वेश्चंस कर लेंगे। एरिया A है, लेंथ इसकी L है, इसको स्ट्रेच कर दिया खींच के, ऐसा नहीं कि इसमें ऐड कर दिया, ये कॉपर वायर है, ऐड वाले तो बहुत इजी है। अब भाई ऐड करूं मैं इसमें, लेंथ को डबल कर दूं, एरिया वही है, तो लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल। मान लीजिए अगर इसका रेजिस्टेंस था 5 ओम, तो तब हो जाएगा 10 ओम। सिंपल कर लेंगे। अब दूसरा भी सिंपल है, इसको स्ट्रेच कर दिया है हमने, खींच दिया है, इतना स्ट्रेच किया कि इसकी लेंथ डबल हो गई, तो क्या होगा, इसके एरिया पे फर्क पड़ेगा, इसका एरिया कम होगा। इसका एरिया जो है वो कम हो गया है, और कम होके हो गया है A/2। लेंथ को जब डबल किया है, लेंथ को जब हमने डबल किया है, तो एरिया उसका हाफ हुआ है ऐसे खींच देने से। तो अब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस डबल हुआ है, लेकिन साथ साथ एरिया हाफ हुआ है तो फिर डबल हुआ है, डबल इंटू डबल, 4 टाइम्स चेंज हो गया। मींस अब रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ पर R इज इक्वल्स टू कितना था, रो L बाई A। अब नया रेजिस्टेंस कितना है, R डैश। मटेरियल की रेजिस्टिविटी तो वही है, लाइक डेंसिटी, सिंपल है। डेंसिटी, आप वाटर को एक ग्लास में डालो, एक जग में डालो, डेंसिटी पे थोड़ी ना कोई इफेक्ट होने वाला है। डेंसिटी तो वही रहती है वाटर की, कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, डेंसिटी वहां पर भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही यहाँ पर है, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा लेंथ को बढ़ाने से, एरिया को चेंज करने से। तो ये रो ही रहेगा, लेंथ हो गई है डबल 12, एरिया हो गया है हाफ A/2, ऊपर गया 2, तो R डैश आ गया हमारा रो 4L बाई A। ठीक है, एंड रो L बाई A किसके बराबर था, R के बराबर, तो R डैश इज इक्वल्स टू 4R। R हमारा पहले वाला था, तो ये 5 इज इक्वल्स टू 20 ओम। अब वो 3 टाइम्स इसको बढ़ाए, 4 टाइम्स, ऐसे क्वेश्चन हम और भी करेंगे। अभी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो आ गया रेजिस्टिविटी का भी
कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर हो गया है। जब हमने फैक्टर्स पढ़े इसके, तो रेजिस्टिविटी को हम आंसर क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा रेजिस्टेंस और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, याद होगा आपको 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये 4 फैक्टर इसके। तो यहाँ पर थर्ड फैक्टर मैं लिखूं तो टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर का अफेक्ट क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस अभी तो मैंने डिफ्लोस्टी के केस में डिस्कस किया था, या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने आर किसके बराबर लिखा था, एम एल एन ई स्क्वायर ए टोर, जो डिडक्शन करी थी अभी ओम्स लॉ की। तो वहां से देखिए एरिया अगर कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मास वही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वही रहना है, नेचर ऑफ मटेरियल अगर कॉपर ही है उसमें वही इलेक्ट्रॉन्स रहने उतने ही। तो अगर आप टेम्परेचर को फिर से लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज करेंगे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मींस रेजिस्टेंस जो है। और यहाँ पर हम एक टर्म भी पढ़ेंगे आगे चल के रेजिस्टेंस के ऊपर, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है जब आप क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर। और लास्ट हम कह सकते हैं, देखिए ये एन पे भी आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एन। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल में डिफरेंट होता है। मैं एग्जांपल दूं, कॉपर और एक निक्रोम की, एक अलॉय की, तो उनके बीच में लगभग 16 टाइम्स कॉपर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली निक्रोम। तो वो डिपेंड करता है कि आपने मेटल क्या यूज किया है। तो जहां पर कैरियर्स ज्यादा होंगे, करंट कैरियर ज्यादा होंगे, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या मिलेगा फ्रेंड्स, कम मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन दिमाग में बनता है कि सर जब कैरियर्स ज्यादा हैं, सोचिएगा इस बात को कि जब कैरियर्स ज्यादा हैं मतलब कि वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो वो जो चल रहे हैं तो टकराएंगे भी बहुत ज्यादा वो। तो भाई मैं आपसे कहूँ कि एक रूम में, एक क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सेम साइज की क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। तो वहां पर वो 40 स्टूडेंट्स तो ज्यादा कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने से रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, दिमाग में आता है ये क्वेश्चन। लेकिन इसके साथ साथ बात आती है उन एटम्स के अरेंजमेंट पे। कॉपर जो है उसके पास कैरियर्स भी ज्यादा है, और कॉपर के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा है कि फ्री स्पेस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अवेलेबल होता है एज कंपेरेटिवली। मैं बात करूं और दूसरे मेटल, आयरन की बात करूं और दूसरे मेटल में एल्यूमिनियम की बात करूं, तो उनकी कंपेरेटिवली कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। बात समझ में आई है, कैरियर्स भी ज्यादा है और स्पेस भी है उसके अंदर, ठीक है। स्पेस से रिलेटेड है, मैंने साइज दोनों रूम का बराबर कहा है आपको, ठीक है। मैं बराबर साइज के, बराबर लेंथ, एल्यूमिनियम लेंथ एल, कॉपर लेंथ एल, एरिया दोनों का सेम, फिर भी अच्छा कंडक्टर कौन है, कॉपर। तो कम साइज रूम का सेम था, लेकिन रूम में स्पेस इस तरह से अवेलेबल था, ठीक है ना। उन एटम्स, उनमें एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पर इजीली मूव कर देता है। तो ये भी एक रीजन बता देते हैं इसमें, कैरियर ज्यादा होंगे वहां रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। ये हो गए हमारे फैक्टर्स जिन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, नोट कर लेंगे इसको भी।